हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। कैसे हो आप सब? मस्त एकदम। आई होप सारे मस्त ही होंगे। तो बच्चों, आज का अपना टॉपिक है हिमांक में अवनमन। बच्चों, हिमांक में अवनमन एक अणुसंख्या गुणधर्म है। और अणुसंख्या गुणधर्म का मतलब विलयन के वे गुणधर्म जो केवल विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि उनकी प्रकृति पर। यदि विलय के कण ज्यादा तो अणुसंख्या गुणधर्म ज्यादा, यदि कण कम तो अणुसंख्या गुणधर्म कम। तो आगे बात समझ में कि विलयन के वे गुणधर्म जो केवल विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हो, ना कि उनकी प्रकृति पर। तो बच्चों, हिमांक में अवनमन अपना थर्ड अणुसंख्या गुणधर्म है। हमने दो अणुसंख्या गुणधर्म, एक तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और एक क्वथनांक में उन्नयन, लास्ट दो लेक्चर में कंप्लीट कर लिए हैं। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हो। तो बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रघुवीर सिंह कर्नावत और आप देख रहे हो RS कर्नावत ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों देखो, आज का अपना टॉपिक है हिमांक में अवनमन। तो बच्चों, हिमांक में अवनमन सेम टू सेम क्वथनांक में उन्नयन के जैसा ही है। और बच्चों, एक बात यह ध्यान रखना, अणुसंख्या गुणधर्म में हमें क्या यूज करना है? ठोस विलय। कहने का मतलब अवाष्पशील विलय, ठीक है। और शुद्ध द्रव्य, कहने का मतलब हम द्रव्य में क्या मिलाएंगे बच्चों? ठोस मिलाएंगे और विलयन बनाएंगे। आ गई बच्चों बात समझ में? तो जैसा क्वथनांक में उन्नयन था, वैसा सेम टू सेम क्या है? हिमांक में अवनमन। बच्चों, अंतर इतना है कि देखो, ठोस का क्वथनांक तो ज्यादा होता है, इसलिए विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है ठोस मिलाने पर। ध्यान रखना कि ठोस का क्वथनांक क्या होता है बच्चों? ज्यादा होता है। इसलिए हम द्रव्य में ठोस मिलाते हैं ना, तो विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। लेकिन ठोस का हिमांक कम होता है, इसलिए हम द्रव्य में ठोस मिलाएंगे ना, तो विलयन का हिमांक कम हो जाएगा, जबकि विलयन का क्वथनांक बढ़ जाएगा। तो क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन में बस इतना ही अंतर है कि हमें विलयन का हिमांक तो कम करना है, जबकि विलयन का क्वथनांक क्या करना है बच्चों? ज्यादा करना है। आगे बच्चों समझ में? और सेम टू सेम वैसा का वैसा है। तो ये बातें लिख लेते हैं। देखो, शुद्ध द्रव्य में ठोस विलय मिलाने पर, ध्यान देना बच्चों, ठोस विलय मिलाने पर बने विलयन का हिमांक शुद्ध द्रव्य की तुलना में क्या हो जाता है बच्चों? तुलना में कम हो जाता है। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। इसे बच्चों हिमांक में अवनमन कहते हैं। अवनमन कहते हैं, ठीक है ना बच्चों? तो अब देखो, हमें मानना क्या है? टीएफ और टीएफ नोट मानना है, जैसे हम क्वथनांक में यूनियन में टीबी और टीबी नोट मानते हैं ना। तो देखो, माना विलयन का हिमांक टीएफ है, वह विलायक का यानी कि द्रव्य का विलायक का हिमांक बच्चों क्या है? टीएफ नोट है। टीएफ का मतलब फ्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है ना? तो बच्चों, विलयन हिमांक में अवनमन क्या होगा बच्चों? डेल्टा टीएफ। तो देखो, ज्यादा कौन सा है? अब आपको ये देखना है, टीएफ नोट है कि टीएफ है। देखो, जब हम ठोस मिलाएंगे ना, तो विलयन का हिमांक कम हो जाएगा। जैसे क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है ना, वैसे हिमांक कम हो जाएगा। इसका मतलब विलयन का हिमांक तो कम है, विलायक का ज्यादा है। तो ज्यादा कौन सा इस बार? विलायक का है ना, शुद्ध द्रव्य का, टीएफ नोट माइनस टीएफ, ठीक है ना बच्चों? और यह किसके समानुपाती होगा? मोललता के। तो सेम टू सेम क्वथनांक में उन्नयन वाला ही डेरिवेशन है। बस ध्यान ये रखना कि क्वथनांक तो विलयन का बढ़ता है, जबकि हिमांक विलयन का क्या हो जाता है बच्चों? कम हो जाता है। हिमांक में जो अवनमन होता है वो किसके समानुपाती होता है? मोललता के। तो हिमांक में अवनमन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है।
मोललता के समानुपाती होता है। ठीक है ना बच्चों। तो मोललता का मतलब डेल्टा टी एफ समानुपाती स्मॉल एम। अब बच्चों समानुपाती हटाओगे तो क्या होगा, कांस्टेंट आएगा, तो के एफ एम। और यहां पर बच्चों के एफ क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक। क्या है बच्चों, मोलल अवनमन स्थिरांक। तो यह विलायक पर निर्भर करेगा। ठीक है ना, अलग अलग विलायकों के लिए केएफ का मान अलग अलग होगा और न्यूमेरिकल्स में ये 95% केएफ का मान बच्चों दिया हुआ ही आएगा। 95 का 99% दिया हुआ आएगा। ठीक है ना बच्चों, आ गई बात समझ में। अब मोललता के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो हम लिख लेते हैं। तो बच्चों देखो, माना विलेय की मात्रा WB ग्राम। तो विलेय, अब देखो विलेय में दो घटक होते हैं, है ना, ए और बी हमने मानना है। तो देखो जो प्रथम घटक होता है ना वो विलायक होता है। इसका मतलब ए तो है विलायक और बी है विलेय। तो बी क्या है, ठोस है ना, तो उसकी मात्रा हमने मान ली WB ग्राम है। वह मोलर द्रव्यमान बच्चों, मोलर द्रव्यमान MB है। ठीक है ना, एक तो ये मान लिया। तथा विलायक, तो विलायक कौन सा होता है, ए होता है ना। विलायक की मात्रा कितनी है, WA ग्राम है। तो ये हमने मान लिया। अब देखो बी के मोलों की संख्या और चाहिए, तो वो और देख लो बच्चों। वह बी के यानी कि विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बच्चों क्या है, NB है। तो ये हमें चाहिए, इसलिए हमने ये ले लिया है। अब बच्चों हमारे पास क्या है, डेल्टा TF बराबर KF और M। अब देखो M को मैं चेंज करूंगा। मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, विलेय के मोल कितने हैं बच्चों, विलेय के मोल NB अपॉन विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान कितना है बच्चों, ए विलायक होता है ना, WA ग्राम। अब विलायक का द्रव्यमान हमें किलोग्राम में लेना है, तो ये तो क्या है, ग्राम में, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, वो 1000 ऊपर आ जाएगा, इंटू 1000। तो बच्चों ये बात हम लिख सकते हैं क्या, देखो देखिए यहां पर लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। तो बच्चों डेल्टा TF इज इक्वल टू हो गया KF इंटू NB इंटू 1000 अपॉन बच्चों WA। अब देखो NB क्या है बच्चों, विलेय के मोल। विलेय के मोल का फॉर्मूला क्या होता है, ग्राम मात्रा, तो विलेय की मात्रा WB अपॉन मोलर द्रव्यमान तो MB। तो बच्चों NB की जगह हम ये कर सकते हैं क्या, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू NB की जगह बच्चों WB इंटू 1000 अपॉन WA और MB। ठीक है ना बच्चों। तो हमें विलेय का यानी कि जो ठोस डालना है ना उसका मोलर द्रव्यमान निकालना है बच्चों। तो MB को इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो आपके पास बच्चों क्या बना, MB इज इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन WA और ये उधर चला जाएगा तो डेल TF। तो बच्चों आ गई बात समझ में। तो ऐसे हम हिमांक में अवनमन से विलेय का यानी कि जो हमने ठोस डाला है उसका मोलर द्रव्यमान कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बच्चों हमें ग्राफ बनाना है, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो और लिख लो। अब ग्राफ बनाते हैं। तो बच्चों अब देखो ग्राफ बनाते हैं। ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय निरूपण। तो बच्चों ग्राफ समझने के लिए आपको हिमांक का पता होना चाहिए कि हिमांक क्या होता है। तो बच्चों किसी पदार्थ का हिमांक वह टेम्परेचर होता है जिस पर उसकी तीनों अवस्थाओं के वाष्प दाब बराबर हो जाए, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रवीय हो, चाहे वो गैसीय अवस्था हो। ठीक है ना, तो हमें केवल ठोस और द्रवीय ये दो ही अवस्थाएं लेनी है। ठीक है ना, तो हिमांक का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से समझना बच्चों। हिमांक का मतलब क्या होता है,
तो किसी पदार्थ का हिमांक, किसी पदार्थ का हिमांक वह तापमान होता है, वह तापमान होता है जिस पर उसकी द्रव व ठोस अवस्था का वाष्प दाब क्या हो जाए बच्चों, बराबर हो जाए। अब बच्चों ग्राफ को ध्यान से समझना। तो देखो ग्राफ में हम y अक्ष पर तो लेते हैं दाब, जबकि x अक्ष पर लेते हैं हम ताप, और y अक्ष पर लेते हैं हम वाष्प दाब। ठीक है ना बच्चों। तो देखो हम द्रव में ठोस डालेंगे तो बने विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हमने लास्ट 2 लेक्चर में ग्राफ में भी ये पढ़ा था। तो बच्चों ये जो ऊपर जो ग्राफ आएगा वो किसका आएगा, मतलब वाष्प दाब ज्यादा किसका होगा, शुद्ध द्रव का ना। तो बच्चों ये जो ग्राफ आएगा हमारे पास, चलो यहां पर बना लेते हैं, ये जो ग्राफ आएगा ना वो आएगा द्रव के लिए। किसके लिए आएगा बच्चों, द्रव के लिए। और ये जो ग्राफ आएगा वो किसके लिए आएगा, नीचे इसके विलयन के लिए आएगा बच्चों। किसके लिए आएगा, विलयन के लिए। तो ठोस डालने पर विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है ना। देखो मान लो यहां पर इस टेम्परेचर बात करते हैं तो विलयन का वाष्प दाब इतना है, यहां पर आएगा ना इतना है ना, जबकि हम द्रव के लिए बात करें तो द्रव का वाष्प दाब देखो इतना आएगा। तो ग्राफ रीड करना आता है, ये बातें आपने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ ली है। अब बच्चों हमें क्या देखना है, हिमांक देखना है। तो हिमांक का मतलब द्रव और ठोस अवस्था का वाष्प दाब बराबर हो जाए। तो ठोस का मतलब हमने इस द्रव को ही क्या किया है, जमाया है। ठीक है। अब बच्चों उसे गर्म करेंगे ना तो उसके वाष्प दाब में बहुत ज्यादा परिवर्तन होगा, उसका वाष्प दाब अचानक बढ़ेगा। तो ठोस के लिए बच्चों हमें ये ग्राफ लेना है, ठोस के लिए हमें बच्चों यह ग्राफ लेना है। तो ये अपना कौन है, ठोस है। ठीक है। अब देखो इन ग्राफों को हमें बढ़ाना है, क्योंकि ठोस का वाष्प दाब और द्रव का वाष्प दाब, तो दोनों के वाष्प दाब जिस पॉइंट पर इक्वल हो जाएंगे ना, दोनों के वाष्प दाब जिस पॉइंट पर इक्वल हो जाएंगे वही टेम्परेचर हिमांक होगा। तो बच्चों देखो हमने इसको बढ़ाया ऐसे, तो यहां पर इक्वल। ठीक है। और अब देखो विलयन वाले को थोड़ा सा ऐसा बना दो, है ना, ये विलयन का ग्राफ है, तो विलयन वाले को हमने बढ़ाया तो ये पॉइंट। तो बच्चों एक तो विलयन तो इस पॉइंट पर इक्वल हुआ है, तो विलयन का हिमांक तो TF ये है, और द्रव यानी कि शुद्ध द्रव इस पॉइंट पर इक्वल हुआ है, तो शुद्ध द्रव का हिमांक बच्चों ये होगा TF नॉट। ठीक है ना। हिमांक का मतलब द्रव और ठोस अवस्था का वाष्प दाब बराबर हो जाए। तो ये द्रव का वाष्प दाब है, ये ठोस का वाष्प दाब है, तो इस पॉइंट पर इसका वाष्प दाब और इसका वाष्प दाब क्या हो गया बच्चों, बराबर हो गया ना। इसका मतलब यह है तो हो गया शुद्ध द्रव का हिमांक, जबकि इस पॉइंट पर ठोस का हिमांक और मतलब ठोस का वाष्प दाब और विलयन का वाष्प दाब बराबर हो गया, तो ये विलयन का हिमांक हो गया बच्चों। और इन दोनों का जो अंतर है बच्चों, इन दोनों का जो ये अंतर है उसे हम क्या कहेंगे बताओ, डेल्टा TF। क्या बोलेंगे बच्चों, डेल्टा TF। आ गई बात समझ में। तो बच्चों ये अपना हिमांक में अवनमन के लिए ग्राफीय निरूपण हो गया। ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में परासरण दाब जो लास्ट अणुसंख्या गुणधर्म है वो करेंगे। तो बच्चों आज का लेक्चर अगर आपके समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियोज के लगातार नोटिफिकेशन आपको मिल सके।